ये देखिए दोस्तों, हमने काफ़ी चीज़ें कर ली है। पर मैं आपको एक करेक्शन करवा देना चाहता हूँ। जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था, करेक्शन कह लीजिए या एक एडिशनल बात कह लीजिए, जो बतानी रह गई थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है। ये देखिए, तो यहाँ पर एक बात आपको बतानी रह गई थी कि जो सब्सिडरी कंपनी होती है, अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। ये बात आप ज़रूर से याद रखिएगा। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स मिलकर 51% का स्टेक ले लेते हैं किसी कंपनी में, तो वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। हालांकि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आज हम रोटेशन ऑफ ऑडिटर की बात करेंगे, और ऐसे हम छोटे छोटे टॉपिक्स को पिक करके ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे। रोटेशन ऑफ ऑडिटर के लिए पहले मैं वन नोट ओपन कर लेता हूं यहाँ पर, ताकि हम एक हेल्दी डिस्कशन कर पाएं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है सर? ये आपको बताते हैं। फिलहाल मुझे एक और करेक्शन याद आ रही है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कैजुअल वैकेंसी की। कैजुअल वैकेंसी भी दो तरीकों से हो सकती है। एक कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन से होती है, और दूसरी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है बाय एनी अदर रीजन देन रेजिग्नेशन, जिसमें आता है डेथ एटसेट्रा। तो जो एटसेट्रा वर्ड का मीनिंग है वो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर। आपको याद होगा कि हमने क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर पढ़ी है, डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर पढ़ी है हमने। तो अगर ऑडिटर डिसक्वालीफाई हो जाता है, उस केस में भी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। बहुत सारी डिसक्वालिफिकेशंस हमने पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, उसने कंपनी के शेयर बाय कर लिए तो डिसक्वालीफाई हो गया। डिसक्वालीफाई हो गया तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई। कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई तो नए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें मुझे आपको बतानी थी। और चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। जब कंपनीज एक्ट 1956 था, पुराना वाला कंपनीज एक्ट था, तो उसमें रोटेशन का कोई प्रोविजन नहीं था। यानी ऑडिटर को रोटेट करने की बात नहीं लिखी थी। और यदि एक ऑडिटर अपॉइंट कर लिया किसी कंपनी ने, तो वही ऑडिटर हर साल अपॉइंटेड रहता था। हर साल 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल सेम क्लाइंट बना हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिट का। बहुत टाइम से वो फर्म ऑडिट करे जा रही है। तो यहाँ पर इतना टाइम होने के बाद, इतना ज़्यादा टाइम होने की वजह से काफ़ी सेटिंग हो जाती है कंपनी के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, ऑडिटर के बीच में। और हो सकता है कि उससे जो है इंडिपेंडेंस को थ्रेट हो। यानी ऑडिटर जो है इंडिपेंडेंट जजमेंट अपनी ना दे पाए, इंडिपेंडेंटली काम ना कर पाए। और इसीलिए नई कंपनीज एक्ट में, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, वहां पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर का नया प्रोविजन आया है, जहां पर यह बताया गया है कि जो ऑडिटर होगा, अगर इंडिविजुअल है तो उस केस में जो है 5 साल तक ऑडिट कर सकता है। 5 साल के ऑडिट के बाद कंटिन्यू नहीं रख सकता नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। इसे बोलते हैं कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड। और यदि इंडिविजुअल की जगह पर फर्म ऑफ ऑडिटर है, तो वो फर्म ऑफ ऑडिटर जो है वो 10 साल तक बनी रह सकती है ऑडिटर। हालांकि एक बार में जो अपॉइंटमेंट होगा वो तो 5 साल का ही होगा, और उसके बाद फिर 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। इकट्ठे 10 साल के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि जो ऑडिटर हम अपॉइंट करते हैं फर्स्ट एजीएम पर, वो 6th एजीएम तक होल्ड करता है। यानी कि 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, चाहे आप फर्म को अपॉइंट करें या इंडिविजुअल को अपॉइंट करें। 5 साल के बाद जो इंडिविजुअल है उसका टेन्योर तो कंप्लीट हो जाएगा, और उसे आप नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते, जिसे हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं। और यदि फर्म है तो उसे 5 साल के बाद और 5 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। हालांकि 10 साल पूरे होने के बाद 5 साल के लिए उस सेम फर्म को आप अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, और उसे हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं। अब ये क्या सभी कंपनीज के लिए है या कुछ कंपनीज के लिए? दी आंसर इज कुछ ही कंपनीज के लिए ये वाले प्रोविजंस लगेंगे। बहुत सारी कंपनियों पर, जो छोटी कंपनी है उन पर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। और जो बड़ी कंपनीज हैं और सारी हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जिन्होंने पब्लिक बोरोइंग ली हुई है या पेड अप शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा है, उन पर ये क्लॉज लगते हैं। अब आपका एक सवाल और होगा, सर अगर मैं फर्म की बात करूं, आपका ये सवाल ज़रूर हो सकता है कि अगर मैं फर्म की बात करूं तो उस केस में
ये हो सकता है कि फर्म में 3 पार्टनर हैं ए बी सी, 3 पार्टनर एक फर्म में हैं और जो मिस्टर सी हैं वो सी डी ई वाली फर्म में भी पार्टनर हैं, यानी 2 फर्म हो गई, ए बी सी एक फर्म है और सी डी ई दूसरी फर्म है। तो यदि ये वाली फर्म को हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं कि 10 साल के बाद आप ऑडिटर नहीं बन सकते नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, तो चालाकी ये हो जाएगी कि क्लाइंट तो वो सी का ही है, सी बोलेगा ठीक है इस फर्म से साइन नहीं करेंगे, इस वाली फर्म से साइन कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाली चालाकी नहीं चलेगी, इसलिए क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर किसी फर्म ने ऑडिट किया है और यदि उसी फर्म का कोई पार्टनर दूसरी फर्म में भी प्रेजेंट है तो वो वाली फर्म भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। और यही नहीं बल्कि अगर कोई इंडिविजुअल या फर्म कोई सेम नेटवर्क यूज कर रहा है, सेम ब्रांड नेम यूज कर रहा है, तो वो सभी ब्रांड की सभी नेटवर्क की फर्म्स जो होगी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी 5 साल के लिए। ऐसा इसलिए किया गया है कि जैसे आप बड़े बड़े नेटवर्क देखते हैं केपीएमजी, तो केपीएमजी जो है उसमें बीएसआरएन कंपनी भी है और भी बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स हो सकती है, 1-2 फर्म्स और होगी। अब यदि बीएसआरएन कंपनी को डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो दूसरी जो नेटवर्क फर्म है जो केपीएमजी के अंदर ही आती है उस फर्म से साइन करवा लिया जाएगा। यानी नेटवर्क तो एक ही है दोनों का, सिर्फ छोटी छोटी फर्म्स है जो मिलकर एक नेटवर्क बना रही है हमारे इंडिया में। तो इसीलिए क्या किया गया है कि पूरे के पूरे नेटवर्क को ही, ब्रांड नेम को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है 5 साल के लिए, जिसे हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोविजन में एक छोटा सा ट्विस्ट और है कि ये जो प्रोविजंस लगने स्टार्ट हुए हैं ये 2013 से लगने स्टार्ट हुए हैं और उससे पहले लगते नहीं थे। इसीलिए सरकार ने 3 साल का पीरियड दिया है कि यदि जैसे ही हमारा एक्ट आता है उस टाइम तक आपने 5 ऑडिट कर ली है या 10 ऑडिट कर ली है फर्म के केस में, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको 3 साल और देते हैं। उस टाइम तक आप कंप्लाई कर सकते हैं इस रिक्वायरमेंट से, यानी नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आप ऑडिट कर सकते हैं, बट उसके बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा। द रीजन बीइंग कि जैसे ही कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन आया, बहुत मुश्किल हो गई कि अचानक सारे क्लाइंट आपके जा रहे हैं दूसरी जगह पर, तो बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए 3 साल का टाइम पीरियड दिया गया कि आपके क्लाइंट भी तुरंत नहीं जा रहे और क्लाइंट के पास भी टाइम है कि वो दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर ले यदि आप बहुत टाइम से ऑडिट ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसीलिए 3 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। अब मान के चलिए कि 2013 का जब कंपनीज एक्ट आया तब तक एक इंडिविजुअल 5 ऑडिट कर चुका था, तो वो 3 ऑडिट और कर सकता है, यानी टोटल 8 ऑडिट कर सकता है, बट उसके बाद 5 साल तक ऑडिट नहीं कर पाएगा और फिर जब ऑडिट करेगा तो 5 साल से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। अगर मैं फर्म की बात करूं तो 10 साल तक वो ऑडिट पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, और जैसे ही कंपनीज एक्ट आया उन्होंने 3 साल का और टाइम दे दिया कि आप 3 साल और ऑडिट कर सकते हो, तो फर्म जो है टोटल 13 ईयर्स तक ऑडिट कर पाएगी। बट कब कर पाएगी? कंपनीज एक्ट आया उसके बाद 3 साल और ऐड कर लिए मैंने और टोटल 13 ईयर्स बन गए, क्योंकि 10 साल तो पहले ही ऑडिट हो चुकी थी और इसीलिए 13 ईयर्स हो जाएंगे फर्म के केस में। हालांकि फ्यूचर में 5 साल के लिए वो ऑडिट नहीं कर पाएंगे और जब अपॉइंट किया जाएगा तो 5 साल के लिए ही किया जाएगा और फिर 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर ये कूलिंग पीरियड हो गया हमारा खत्म तो उसके बाद दोबारा सेम फर्म को अपॉइंट किया जा सकता है। यहां तक की बात क्लियर है। तो मैं एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं एक इंडिविजुअल है जिसने कंपनीज एक्ट 2013 जब लॉन्च हुआ तब तक 2 ही बार ऑडिट करी थी, 2 ही कंसेक्यूटिव ईयर में ऑडिट करी थी। तो 3 साल के टाइम पीरियड के बाद अगर देखेंगे तो टोटल जो है 5 साल पूरे हो गए, क्योंकि जो 5 साल हम देखते हैं उसमें हम पिछला भी काउंट करते हैं। 5 साल पूरे हो गए और इसीलिए नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा 3 साल के बाद। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि इंडिविजुअल जो है 5 साल के लिए ऑडिटर बन सकता है और जो फर्म है वो 10 साल के लिए ऑडिटर बन सकती है। हालांकि 5-5 साल करके 10 साल के लिए ऑडिटर बनेगी। और कंपनीज एक्ट 2013 जब से आया है उसके 3 साल का और ग्रेस पीरियड दिया गया है कि आप ऑडिटर नहीं बदलोगे तो भी काम चल जाएगा, पर 3 साल के बाद जो एजीएम होने वाली है उसमें तो ऑडिटर चेंज करना ही पड़ेगा अगर ये टाइम लिमिट पूरी हो गई जो कंपनीज एक्ट में दे रखी है। अच्छा, ये सभी कंपनीज पर नहीं लगता, किन किन पर लगता है ज़रा देख लेते हैं, जिसके बाद आपका ये पूरा प्रोविजन कंप्लीट हो जाएगा। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का, ये जो हमारा रोटेशन ऑफ ऑडिटर है ये लिस्टेड कंपनीज पर तो लगता ही है। हालांकि 1% कंपनी और स्मॉल कंपनीज पर इसके प्रोविजन नहीं लगते, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है और लिस्टेड कंपनीज को इंक्लूड कर दिया गया है। यानी हर लिस्टेड कंपनी पर लगेगा पर हर 1% कंपनी और हर स्मॉल कंपनी पे नहीं लगेगा। और उसके अलावा जो कंपनीज हमारी बच गई है उसमें आती है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, यानी कि लिस्टेड नहीं है
अनलिस्टेड है बट है पब्लिक कंपनी, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर है, उन पर ये प्रोविजन लग जाएंगे। और यदि मैं प्राइवेट कंपनीज की बात करूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात करूं, तो उनकी पेड अप शेयर कैपिटल यदि 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की है तो उन्हें भी ये रोटेशन के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि इनकी लिमिट इससे कम है, जो यहाँ पर मेंशन है पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट है उससे कम है। हालांकि जो पब्लिक बोरोइंग करी हुई है, पब्लिक डिपॉजिट लिया हुआ है, अगर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का लिया हुआ है तो भी रोटेशन के क्लॉज लगेंगे। यानी कुल मिलाकर बात ये आ रही है कि लिस्टेड कंपनीज पर तो लगते ही हैं और 1% कंपनी स्मॉल कंपनी पे नहीं लगते। जो प्राइवेट कंपनीज हैं यदि उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की है तो लगेंगे। अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की है तो प्रोविजन लगेंगे। अगर किसी कंपनी की पब्लिक बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, यानी 10 करोड़ 50 करोड़ से कम लिमिट है बट पब्लिक बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, तो उस केस में भी प्रोविजन लगेंगे। यहां तक की बात क्लियर हो गई आपको? वही बातें सारी नीचे लिखी हुई है और एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। रानो प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 42 करोड़ बट हैविंग पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ 72 करोड़। मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर विल बी एप्लीकेबल। कारण यह है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ऊपर की है तो प्रोविजन लगेंगे, और अगर 50 करोड़ या उससे ऊपर की नहीं है पर पब्लिक बोरोइंग जो करी हुई है या पब्लिक डिपॉजिट जो लिए हुए हैं वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा के लिए हुए हैं, तो उस केस में रोटेशन के क्लॉज लगते हैं। रोटेशन के जो क्लॉज हैं वो कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2 में गिवन है, जहां पर ये बताया हुआ है कि इंडिविजुअल को अगर हम ऑडिटर अपॉइंट करते हैं 5 साल की टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, और जहां पर ऑडिट फर्म है उन्हें 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं और हर टर्म जो है 5-5 साल की हो सकती है। यानी पहले 5 साल अपॉइंट करेंगे फिर और 5 साल और अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही आपका पीरियड कंप्लीट हो गया है उसके बाद 5 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फर्म हो। जैसे ही उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है और रोटेशन के क्लॉज लग गए, रोटेट हो गए, किसी दूसरी फर्म को अपॉइंट कर लिया है, तो ये इंडिविजुअल और फर्म अगले 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक जॉली लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी अपॉइंटेड मेसर्स पॉली एंड कंपनी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म as the statutory auditor in its AGM held at the end of September 16 for 11 years. Here the appointment of Messrs. Poly and Company is not valid. आप फर्म को अपॉइंट तो कर सकते हो बट 5-5 साल के लिए कर सकते हो, इकट्ठे 11 साल के लिए आप नहीं कर सकते। और जैसे ही आपका 10 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक कूलिंग पीरियड दे रखा है 5 साल का, जिसमें आप उस फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते हो। तो ये बातें आपको लिखकर आनी है, और सेक्शन का प्रेफरेंस देंगे तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 का प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई तो और इंपॉर्टेंट बातें लिखिए जो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कॉमन पार्टनर्स हैं, यानी कि एक फर्म में पार्टनर है, दूसरी फर्म में भी वही पार्टनर है और एक फर्म जो है ऑडिट कर रही है, तो यदि उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया और सेम पार्टनर किसी और फर्म में भी है या कॉमन ब्रांड नेम यूज करते हैं, कॉमन नेटवर्क यूज करते हैं, ट्रेड नेम यूज करते हैं, तो फिर वो सारी फर्म भी डिसक्वालीफाई हो जाएगी अगले 5 सालों के लिए। और देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। XYZ एंड कंपनी इज एन ऑडिट फर्म जिसमें XYZ पार्टनर है, और एक और फर्म है ABZ जिसमें कि Z जो है कॉमन पार्टनर है। अगर XYZ जो है उसका टेन्योर एक्सपायर हो गया है तो फिर जो ABZ फर्म है वो भी डिसक्वालीफाई हो जाएगी 5 सालों के लिए, क्योंकि दोनों फर्म में एक कॉमन पार्टनर प्रेजेंट है। और इसमें क्या बातें लिखी हुई है? एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जिनको ये रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी है उन्हें ये रिक्वायरमेंट कब तक कंप्लाई करनी है उसका टाइमलाइन दे रखा है। विद इन अ पीरियड विच शैल नॉट बी लेटर देन द डेट ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 96, दैट इज आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्ट के आने के 3 साल तक सेम ऑडिटर रह सकता है, क्योंकि अचानक ऑडिटर को चेंज करेंगे तो पॉसिबल नहीं रहेगा। और ऐसे कई सारे हमारे ऑडिटर हैं जो कि 30-30 साल से सेम ही कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं। फर्म और कंपनी का टाइअप है और 30 साल से सेम ऑडिटर काम कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मिस्टर राज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक इंडिविजुअल हैं,
और ऑडिटर भी हैं बिनाका लिमिटेड के फॉर लास्ट 5 ईयर्स एज ऑन मार्च 13, फॉर लास्ट 5 ईयर्स एज ऑन मार्च 2013। तो मार्च 13 आप कह सकते हैं कि जब आपका एक्ट आया उससे पहले 5 साल हो गए थे। क्या ये नेक्स्ट ईयर इनके 5 साल तो पूरे हो गए, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते क्या? दी आंसर इज हो सकते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला कि जैसे ही हम एक्ट को लॉन्च कर रहे हैं उसके बाद आपको 3 साल का टाइम पीरियड हमने दिया है। अगर एक्ट के आने के बाद कोई फर्स्ट टाइम अपॉइंट कर रहा है तो डेफिनेटली 5 साल से ज़्यादा अपॉइंट नहीं कर पाएगा। पर एक्ट के आने से पहले अपॉइंटेड हैं ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग, तो उन्हें 3 साल का एडिशनल टाइम लिमिट दिया गया है। चाहे आपने पहले कितनी भी ऑडिट कर ली हो, कितने भी साल से आप ऑडिटर रहे, 3 साल का तो टाइम पीरियड दिया गया है इस एक्ट को कंप्लाई करने के लिए। सिमिलरली अगर मेसर्स राज एंड एसोसिएट्स हैं, वो भी एक फर्म है जो कि 11 साल से ऑडिट कर रही थी, और मार्च 13 यानी कि जब हमारा एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013 उससे पहले ऑलरेडी 11 साल हो चुके थे। और कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनीज एक्ट आने से पहले की जो पीरियड है उसे भी हम काउंट करेंगे, हालांकि 3 साल का एडिशनल टाइम पीरियड दे रखा है। इसीलिए मेसर्स राज एसोसिएट्स जो हैं कैन कंटिन्यू द ऑडिट ऑफ बिनाका लिमिटेड अप टू द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड आफ्टर द 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। यानी एक्ट के कमेंस होने के 3 साल बाद जो एजीएम होगी उस एजीएम के कंक्लूजन तक ये लोग होल्ड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट पेज में यहाँ पर दे रखा है, आप देखना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिविजुअल के केस में कंपनीज एक्ट जब आया तो कंपनीज एक्ट आया तब तक 5 ईयर्स तक ऑडिट हो चुकी थी, या 5 ईयर से ज़्यादा की ऑडिट ऑलरेडी बंदा कर चुका था सेम कंपनी की, तो भी 3 साल का टाइम पीरियड और दिया गया है। यानी कि अगर कंपनीज एक्ट आने के बाद देखेंगे जब ये ऑडिटर शिफ्ट होगा तो ये 8 साल तक की ऑडिट कर चुका होगा। अगर 5 साल ये पहले ही कर चुका है, 3 साल कंपनीज एक्ट ने और दे दिया। अगर इसने 4 साल ही ऑडिट करी थी पहले से, जब कंपनीज एक्ट आया उससे पहले 4 साल ही ऑडिट करी थी, तो भी 3 साल और कर सकता है। अगर 1 ही साल ऑडिट करी थी कंपनीज एक्ट आने से पहले और कंपनीज एक्ट आ गया तो 3 साल तो कंपनीज एक्ट बोलता है आप कर ही सकते हो, पर कंपनीज एक्ट दूसरी बात ये बोलता है कि आप वैसे 5 साल के लिए कर सकते हो। तो कंपनीज एक्ट आने के बाद 4 साल ये और ऑडिट कर सकता है, टोटल 5 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर पहले ही 10 साल ऑडिट कर चुका है बंदा तो कंपनीज एक्ट आने के बाद 3 साल और ऑडिट कर पाएगा, और अगर पहले 10 साल ऑडिट नहीं करी, कम की ऑडिट करी है, बहुत कम ऑडिट करी है, 1 ही साल ऑडिट करी है, एडिशनल 3 साल तो कर ही सकता है, और 3 साल से ज़्यादा भी कर सकता है, प्रोवाइडेड वो कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी कि उसको 5 साल ही टोटल ऑडिट को हो। तो ये सारे एग्जाम्पल दिए इंडिविजुअल के केस में, और सेम एग्जाम्पल फर्म के केस में दिया हुआ है कि अगर फर्म को 10 साल हो गए ऑडिट करते हुए तो भी कंपनीज एक्ट आने के बाद 3 साल तक ऑडिट और किया जा सकता है। अगर फर्म को 7 साल ही हुए हैं तो, अगर 7 साल हुए हैं तो 3 साल तो और कर ही सकते हैं, और जैसे ही 3 साल आप और करेंगे टोटल 10 साल बन जाएंगे, तो 10 साल बन गए तो उसके बाद तो आप नहीं कर सकते ऑडिट। अगर कंपनीज एक्ट जब आया तब हमारी जो फर्म है वो 6 साल से ऑडिट कर रही थी उस टाइम तक, जब कंपनीज एक्ट आया उस टाइम तक 6 साल हो गए थे फर्म को ऑडिट करते हुए, तो ये 3 साल तो मिनिमम कर ही सकते हैं आगे ऑडिट, पर 3 साल ऐड करने के बाद भी टोटल 9 साल होंगे। पर कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि आप 10 साल तक तो ऑडिटर रह ही सकते हो, तो इसीलिए 4 साल के लिए इनका और अपॉइंटमेंट आगे खिंच जाएगा, और टोटल ये 10 साल तक अपनी ऑडिट कर पाएंगे। यही आपके यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन है कि अगर इंडिविजुअल ऑडिटर कोई सेम ट्रेडमार्क ब्रांड वगैरह यूज़ करता है और किसी फर्म के साथ एसोसिएटेड है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और 5 साल तक नहीं ऑडिट कर पाएगी। और फर्म के केस में भी दे रखा है कि अगर फर्म में कोई कॉमन पार्टनर से दूसरी फर्म ही पार्टनर है तो वो फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अगर सेम ट्रेडमार्क ब्रांड नेम यूज़ करते हैं तो जितनी भी फर्म्स होगी सेम ट्रेडमार्क ब्रांड नेम के अंदर वो सभी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। कब तक डिस्क्वालीफाई होगी? 5 साल तक। 5 साल का कूलिंग पीरियड दे रखा है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जो मैंने आपको भी बताई। इसके अलावा जो है ये बताया हुआ है दैट राइट ऑफ द कंपनी टू रिमूव एन ऑडिटर और द राइट ऑफ द ऑडिटर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी प्रिजुडाइज्ड। यानी कि वो राइट तो रहेगा, रिमूवल ऑफ ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर रिजाइन कर रहा है वो तो कर ही सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मेंबर्स ऑफ द कंपनी मे रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट द ऑडिट फर्म अपॉइंटेड बाय इट the auditing partner and his team shall be rotated at such interval as may be resolved by the members। अगर एक फर्म को अपॉइंट किया गया है, ABC फर्म को अपॉइंट किया गया है, तो वहाँ पर मेंबर्स ये बोल सकते हैं कि हमने आपका अपॉइंटमेंट तो किया है बट आप जो है अपने पार्टनर्स को रोटेट करेंगे हर 3 साल में। आप लोगों को पता है कि जो फर्म की ऑडिट है पहले 5 साल और उसके बाद 5 साल और सेम रखी जा सकती है,
यानी 10 साल तक सेम फर्म रह सकती है। हालांकि मेंबर्स को राइट दिया गया है कि वो ये डाल सकते हैं कंडीशन कि हर 3 साल में आप पार्टनर चेंज करेंगे, टीम चेंज करेंगे और दूसरी ऑडिट टीम हमारा ऑडिट करने आएगी। या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि हम एक से ज़्यादा ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। जी हाँ, जब एक से ज़्यादा ऑडिटर अपॉइंट होते हैं तो उसे हम ज्वाइंट ऑडिट बोलते हैं, जिसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है तो यहाँ पर देखेंगे आप कि मैनर ऑफ रोटेशन क्या है। जहाँ पर ऑडिट कमेटी होती है, हर जगह पर नहीं होती, जहाँ पर होती है वहाँ पर ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करेगी ऑडिटर का नाम, चाहे वो इंडिविजुअल ऑडिटर हो या फर्म का हो, जो कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर को रिप्लेस करेगा जब उसकी टर्म एक्सपायर हो जाएगी। वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, the board shall consider the recommendation of such committee, and in other cases board shall itself consider the matter of rotation of auditors and make its recommendation for appointment of the next auditor by the member in annual general meeting। यानी जहाँ ऑडिट कमेटी है वहाँ ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंडेशन देगी, और जहाँ पर ऑडिट कमेटी बनाना ज़रूरी नहीं है या ऑडिट कमेटी नहीं है वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही खुद ही मेंबर्स को सजेस्ट करेंगे कि इस ऑडिटर को हमें अपॉइंट करना है और मेंबर्स उसे अप्रूव कर देंगे। और क्या बातें लिखी यहाँ पर देखिएगा, फॉर द पर्पज ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इन केस ऑफ एन ऑडिटर वेदर एन इंडिविजुअल और फर्म, द पीरियड फॉर विच द इंडिविजुअल और फर्म हैज हेल्ड द ऑफिस एज ऑडिटर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट शैल ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 5 years और 10 years। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पहले ही 10 साल तक ऑडिट कर चुके हैं तो कंपनीज एक्ट आने के बाद 3 साल का रिलैक्सेशन पीरियड ज़रूर दिया है, पर उसके बाद 5 साल के लिए वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाएंगे। अगर फर्म की बात करी जाए और इंडिविजुअल की बात करी जाए तो अगर उसको पहले ही 5 साल हो चुके हैं तो कंपनीज एक्ट आने के बाद 3 साल का तो रिलैक्सेशन पीरियड दे रखा है, पर जैसे ही वो कंप्लीट होगा आपको ऑडिटर शिफ्ट करना ही पड़ेगा 5 सालों के लिए। यानी कि कंपनीज एक्ट आने से पहले जितना पीरियड भी काम किया है उस पीरियड को भी काउंट करा जाएगा, ये देखने के लिए कि वो 5 साल 10 साल पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। The incoming auditor or audit firm shall not be eligible if such auditor or audit firm is associated with the outgoing auditor or the audit firm under the same network of audit firms। जैसे मैं आपको बता चुका, एसोसिएटेड हैं, सेम पार्टनर्स है, कॉमन पार्टनर्स है, सेम ट्रेड नेम है, सेम नेटवर्क है, उस केस में वो वाली सारी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। 5 साल के लिए ऑडिटर को आप अपॉइंट नहीं करेंगे जिसको आपने रोटेट किया है, यानी जिसका टेन्योर पूरा हो गया उसे आप 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे। और अगर कोई पार्टनर है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टिफाई भी करता है, वहाँ से रिटायर हो जाता है, दूसरी फर्म ज्वाइन कर लेता है, तो वो वाली फर्म भी इनएलिजिबल हो जाएगी। यानी कि आपने सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी है जिससे कि ऐसा ना हो कि कॉमन पार्टनर कॉमन नेटवर्क में ऑडिट तो ले लिया, सेम ही नेटवर्क की फर्म सेम ही टीम ऑडिट कर रही है अलग अलग नाम से, क्योंकि कॉमन पार्टनर्स अवेलेबल है, कॉमन नेटवर्क है, एक पार्टनर दूसरी फर्म में शिफ्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए ये प्रोविजंस डाले गए हैं। मान लीजिए कि एक प्राइवेट कंपनी है, छोटी सी प्राइवेट कंपनी है, उस पर तो प्रोविजन लगते ही नहीं है, यानी उसके लिए तो अभी भी पुराना वाला ऑडिटर रह सकता है और 10 साल 20 साल 40 साल तक इंडिविजुअल जो बंदा है वो उसकी ऑडिट कर सकता है। जो बड़ी कंपनीज है जहाँ पर शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की है प्राइवेट कंपनी की, या फिर बोरोइंग ज़्यादा है, पब्लिक बोरोइंग पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं, उस केस में जो है ये सारे प्रोविजन लगते हैं। और कंपनियों के लिए खास बात लिखी है, वेयर अ कंपनी हैज़ अपॉइंटेड 2 or more इंडिविजुअल्स और फर्म or combination thereof, the company may follow the rotation of auditors in such a manner that both or all the joint auditors, as the case may be, do not complete their term in the same year। अगर आप एक से ज़्यादा ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, लाइक मैसर्स ABC एंड मैसर्स XYZ, दोनों को आपने जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो ऐसे अपॉइंट करिएगा कि दोनों का सेम ईयर में टेन्योर कंप्लीट ना हो। यानी कि पहले इनको अपॉइंट कर लिया, नेक्स्ट ईयर फिर इनको ज्वाइन करवाया, जिससे कि सेम ईयर्स में दोनों का कंप्लीट ना हो, रोटेट ना हो। ये सारी बातें लिखी हुई है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ऑडिट कमेटी पर चर्चा करेंगे। ऑडिट कमेटी क्या होती है, कब बनानी ज़रूरी होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो सारी बात हम जानेंगे। और ऑडिटर रेमुनरेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये 2 पॉइंट जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम रिमूवल ऑफ ऑडिटर, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और पावर एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर, ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर, ये सब चीज़ें हम करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो आज की क्लास के बाद आप लगभग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी वाज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। जी, गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है वो CAG अपॉइंट करता है, CAG अपॉइंट करता है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट हो गई। डायरेक्टर्स रिलेटिव कैन एक्ट एज ऑडिटर, द आंसर इज नो। इफ एन LLP इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म शैल बी ऑथराइज। जी नहीं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है वही ऑथराइज है कि फर्म के बिहाफ पर साइन कर सकता है।
फर्म में कई सारे पार्टनर हो सकते हैं जो कि सीए हों और सीए ना भी हों, हालांकि मेजॉरिटी पार्टनर सीए होने चाहिए और ऑथराइज्ड होने चाहिए मेजॉरिटी पार्टनर्स जो कि फर्म के बिहाफ पर एक्ट कर सकते हैं। एबीएन कंपनी इज एन ऑडिट फर्म जिसमें कि मिस्टर ए मिस्टर बी पार्टनर हैं और रिलेटिव ऑफ मिस्टर बी इज होल्डिंग अ सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू 2 लाख। फेस वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा की सिक्योरिटी अगर ले ली है, वहाँ पर मिस्टर बी जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और क्योंकि मेजॉरिटी पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गए, एक तरह से मेजॉरिटी पार्टनर्स क्वालिफाइड नहीं है, इसीलिए पूरी फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। हालांकि अगर आप और डेप्थ में पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस की और डिस्कशन करेंगे, गाइडलाइंस वगैरह पढ़ेंगे, जो कि गाइडेंस नोट वगैरह आते हैं, तो अगर पार्टनर डिस्क्वालीफाई है तो पूरी फर्म उस केस में डिस्क्वालीफाइड मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 5 कहता है दी ऑडिटर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी वांटेड टू रेफर टू द मिनट्स बुक ड्यूरिंग द ऑडिट बट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज टू शो द मिनट्स बुक टू द ऑडिटर। ये चलो बाद में करेंगे, राइट्स ऑफ द ऑडिटर के बाद पढ़ेंगे ये वाला। मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर विल नॉट बी एप्लीकेबल टू कंपनी ए विच इज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 15 करोड़ बट हैविंग पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ 50 करोड़। जी अगर पब्लिक बोरोइंग आपकी 50 करोड़ है और आप प्राइवेट कंपनी है तो आप पर रोटेशन के क्लॉज लगेंगे, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। विल नॉट बी एप्लीकेबल, विल बी एप्लीकेबल। The auditor should study the memorandum and article of association to see the validity of his appointment. The answer is no. Memorandum of association authorized capital वगैरह बताता है, बट अगर आपको अपना अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं वो चेक करना है तो जो सेक्शन में बातें लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 7 है, जो सेक्शन में बातें लिखी हुई है सेक्शन 139, 140, 141, वो सारी कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। ऑडिटर वो चेक करेगा, ना कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलो वो तो देख ही लेगा, हालांकि सेक्शन में जो कंडीशंस लिखी है वो सारी चीजें भी चेक करेगा। और देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड हिमसेल्फ अपॉइंटेड द फर्स्ट ऑडिटर। द आंसर इज गलत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। नॉर्मल कंपनी के केस में, गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहा, बट यहाँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने ही ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया है, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया है। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एस लिमिटेड ऑफ द फेस वैल्यू 950 रुपीज इज नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। यहाँ पर क्वालिफाइड लिख दिया है, स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर सीए ने खुद सिक्योरिटी ले रखी है तो फिर वो सीए भी डिस्क्वालीफाइड है और उसके सभी पार्टनर डिस्क्वालीफाइड है, वो पूरी फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। मिस्टर एन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। हालांकि सेक्रेटरियल ऑडिट ये कर सकते हैं पर स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी ऑडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपने बातें देखी है कि करेक्ट इनकरेक्ट लगभग हमने सारे ही डिस्कस कर लिए। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये देख लेते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड हिमसेल्फ वांट्स टू अपॉइंट श्री गणपति अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। नहीं भाई नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं अपॉइंट, कितनी बार बताया है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द रिटायरिंग ऑडिटर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। कौन से सिनेरियो है जिसमें आप रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेंगे। इसमें एक तो यही आ गया, अगर उसका टेन्योर कंप्लीट हो गया है, और टेन्योर कंप्लीट हुआ इसको भी आप तब डाल सकते हैं जब कंपनी जो है उस पर रोटेशन के क्लॉज लगते हैं। अगर रोटेशन के क्लॉज नहीं लगते तो क्या आप रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं? दी आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। हालांकि अगर उसने एक्सप्रेसली बोल दिया कि आप मुझे अपॉइंट मत करना, रीअपॉइंट मत करना, उस केस में आप सेम ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेंगे। अगर मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम किसी और बंदे को अपॉइंट करने वाले हैं, या मेंबर्स ने ये बोल दिया कि हम इस ऑडिटर को दोबारा रीअपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो उस केस में हम ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते, हमें दूसरा ऑडिटर ही लाना पड़ेगा। और जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें और बातें भी देखेंगे हम, काफ़ी सारे और पॉइंट्स हो सकते हैं। फिलहाल हम ये डिस्कशन कर चुके, सेकंड पॉइंट का डिस्कशन हम कर चुके। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर में भी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अपॉइंट नहीं करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा लिखा होगा यहाँ पर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में अपॉइंट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्कमस्टेंसेज जहाँ पे रिटायरिंग ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, अगर ये ऑडिटर फ्यूचर में क्वालिफाई नहीं करता है या क्वालिफाइड नहीं रहता है, उस केस में इसको हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। अगर ये फ्यूचर में डिस्क्वालीफाई हो जाता है टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, तो भी हम इसे दोबारा से ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। अगर राइटिंग में देता है कि मुझे अपॉइंट नहीं होना है, तो भी हम इसे दोबारा अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। अगर रेजोल्यूशन कंपनी में पास किया जाता है कि हम किसी और को अपॉइंट करेंगे या फिर हम इसको अपॉइंट नहीं करेंगे, तो उस केस में भी हम इसे अपॉइंट नहीं करेंगे। और अगर हम रिटर्न सर्टिफिकेट नहीं ले पाते हैं प्रपोज ऑडिटर से टू द इफेक्ट दैट द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट इफ मेड विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी, यानी कि हर ऑडिटर जो है 20 नंबर ऑफ ऑडिट कर सकता है। उसका यदि सर्टिफिकेट हम ऑडिटर से नहीं ला पाते हैं, रिटर्न सर्टिफिकेट नहीं ला पाते, उस केस में भी हम उस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको ज़रा देखिएगा। सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। कैजुअल वैकेंसी के बारे में आपका पूरा हमने डिस्कशन कर लिया है। सिर्फ जॉइंट ऑडिट बचा हुआ है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो लगभग हमने 99% आपके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। हालांकि चैप्टर आपका काफ़ी बचा हुआ है, अभी आधा ही चैप्टर हुआ है, आधा बाकी है। और हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस कर हम अगले 3-4 क्लासेस में ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करिएगा और हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।